नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री को आज हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि इतिहास में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होती पढ़ने में, बिल्कुल आसान सा, एकदम सरल शब्दों में। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे इतिहास होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से। इतिहास क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, फिर हम लोग अपने सिलेबस की बात करेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर आगे लगातार चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास की। दोस्तों इतिहास का मतलब होता है सीधा सीधा ऐसा ही हुआ था। इतिहास का सीधा अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अगर दोस्तों कभी भी कोई अर्थ पूछे तो इसका सीधा मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, यानी कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों इतिहास कुछ नहीं होता है, आज से पहले जो भी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमागत अध्ययन, लगातार एक के बाद एक क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास की कभी भी कोई परिभाषा पूछी उसमें कुछ नहीं, सीधा सा बताना है, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इतिहास की परिभाषा में याद रखनी है कि एक वैज्ञानिक इतिहासकार हुए जिनका नाम है बर्नी। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बर्नी के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है। बर्नी ने क्या बताया इतिहास को? तो दोस्तों बर्नी ने कुछ नहीं, सीधा कहा कि इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। इतिहास क्या है? विज्ञानों की रानी है। तो बर्नी ने कहा कि इतिहास जो है वो विज्ञानों की रानी है। इतिहास क्या है? विज्ञानों की रानी। बहुत आसान है, इसे याद रखना, इतिहास विज्ञानों की रानी है। ये बात किसने कही? एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि इतिहास क्या है, तो इतिहास विज्ञानों की रानी है। किसने कहा? बर्नी ने कहा। याद कैसे रखोगे दोस्तों? बर्नी में दोस्तों ये रानी छिपा हुआ है, बर्नी रनी यानी रानी। तो रानी से शब्द याद रहेगा, रानी, यानी इतिहास क्या है? विज्ञान की रानी है। और दोस्तों आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, बन जा तू रानी, बन जा तू मेरी रानी। तो उससे भी याद रहेगा बर्नी और रानी, यानी कि इतिहास विज्ञानों की क्या है? रानी है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात होती है। दूसरी बात होती है कि इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ होता है। पेपर में ये भी बात पूछी जाती है, इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो दोस्तों हुआ है इतिहास शब्द का सबसे पहले तो अथर्ववेद में। हमारे जो 4 वेद होते हैं उसमें से एक वेद है अथर्ववेद। तो सबसे पहले अगर पूछा शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है तो वो हुआ है अथर्ववेद में हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख अगर पूछा जाए कहाँ हुआ है तो वो हुआ है अथर्ववेद में। 4 वेद होते हैं उसमें से एक वेद होता है अथर्ववेद, उसमें सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख होता है। दूसरी बात दोस्तों आती है कि इतिहास का जो जनक है वो कौन है। दोस्तों हिस्ट्री के जनक आपको याद रखने हैं। कौन है हिस्ट्री के जनक? तो दोस्तों हिस्ट्री के जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम दोस्तों यूनान के इतिहासकार थे। इन्होंने सबसे पहले पेलोपोनेशियन का युद्ध का विवरण किया था, जिसमें भारत और ईरान का संबंध करता है, और इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इतिहास के जनक कौन है या उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हिस्ट्री है तो इसके जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस हिस्ट्री के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान के थे दोस्तों ये, तो इनका भी आपको याद रखना है हेरोडोटस। ये कभी कभी पूछा था कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम। तो 2 चीज़ें पूछा थी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था और इनका विषय क्या था। तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? हिस्टोरिका। और इनका जो विषय था, जिस इतिहास इन्होंने जो लिखा था उसमें इन्होंने लिखा था दोस्तों पेलोपोनेशियन का युद्ध। पेलोपोनेशियन का युद्ध, पेलोपोनेशियन का युद्ध इन्होंने लिखा था। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। हिस्ट्री के जनक अगर पूछे जाते हैं तो हैं दोस्तों हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। और ये पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और इन्होंने जो युद्ध का वर्णन किया था, जिस इतिहास जो इन्होंने लिखा था उसका नाम था पेलोपोनेशियन का युद्ध। क्या नाम था उसका? पेलोपोनेशियन का युद्ध। तो ये 4 बातें बिल्कुल बेसिक सी हैं आपको इतिहास के बारे में, बिल्कुल ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार परीक्षाओं में ये बातें पूछी जा चुकी हैं। तो सबसे पहली बात, इतिहास का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, यानी आज से पहले जो भी हुआ था उसका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है।
एक इतिहासकार हुए बर्नी, जिनका नाम है, इन्होंने कहा कि इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। इन्होंने क्या कहा? इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। आज याद भी बहुत आसानी से रहेगा क्योंकि इसमें बर्नी रानी छिपा हुआ है, बर्नी रानी, इससे याद रहेगा। और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, बन जा तू मेरी रानी, तो बर्नी से याद रहेगा क्या? विज्ञानों की रानी है। इसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। उसके बाद में हिस्ट्री के जनक कौन है? तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो याद रखना बहुत आसान है, हाँ 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 हाँ, हिस्टोरिका हिस्ट्री, हिस्टोरिका हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्टोरिका हिस्ट्री हेरोडोटस। जैसे लोग हंसते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी याद रहेगा कि यानी हिस्ट्री, हेरोडोटस, हिस्टोरिका, तीनों शब्द बिल्कुल एक मैच खाते हैं। तो हिस्ट्री, हेरोडोटस, हिस्टोरिका, तो याद रहेगा। इनके युद्ध को याद रखना, पेलोपोनेशियन का युद्ध। इनके युद्ध का नाम क्या था? पेलोपोनेशियन का युद्ध। इसमें भारत और ईरान का संबंध देखने को मिलता है। ये तो दोस्तों इतिहास की बिल्कुल बेसिक बात होगी। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे इतिहास में हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है, इतिहास कितने प्रकार का होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम में, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है, ये बातें हम लोग देखेंगे। इतिहास में दोस्तों दो तरह का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। दो तरह के इतिहास में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, एक तो विश्व का इतिहास और एक पढ़ते हैं भारत का इतिहास। इतिहास जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं विश्व का इतिहास, और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं भारत का इतिहास। दूसरा दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं भारत का इतिहास। हम लोगों को सबसे पहले भारत का इतिहास पढ़ना है, विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। लेकिन भारत का इतिहास लगभग जो भी परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें हिस्ट्री का पोर्शन है तो भारत का इतिहास क्वेश्चन पूछी जाती है। और भारत का इतिहास दोस्तों काल के अनुसार 3 प्रकार का होता है। काल यानी समय के अनुसार 3 पोर्शन में पढ़े जाते हैं। एक तो पढ़ा जाता है दोस्तों सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा पढ़ा जाता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा दोस्तों पढ़ा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा पढ़ा जाता है आधुनिक, यानी कि दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी जाती है और मिडेवल हिस्ट्री पढ़ी जाती है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री तो काल के अनुसार इतिहास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। भारत का इतिहास काल के अनुसार 3 प्रकार का होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों एक इतिहासकार था, अंग्रेज इतिहासकार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा। तो जेम्स मिल ने इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा था। एक तो इन्होंने कहा था पहले हिंदू काल, पहला जो भाग इन्होंने प्राचीन वाला बताया था वो इन्होंने कहा था हिंदू काल। दूसरा इन्होंने बताया था कि मध्यकालीन इतिहास है, उसे इन्होंने कहा था मुस्लिम काल। और तीसरा जो था जिसे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं, इसे उन्होंने कहा था ब्रिटिश काल। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा था। तो उनका सीधा सा नाम है जेम्स मिल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जेम्स मिल ने इतिहास को किसके आधार पर बांटा था, तो सीधा याद रखना है धर्म के आधार पर। और इन्होंने कहा था कि पहला जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है उसे कहते हैं हिंदू काल। इन्होंने प्राचीन इतिहास को क्या कहा था? हिंदू काल कहा था। और जो मध्यकालीन भारत था उसे इन्होंने कहा था मुस्लिम काल। और आधुनिक भारत को इन्होंने कहा था ब्रिटिश काल। आधुनिक भारत को इन्होंने क्या कहा था? ब्रिटिश काल। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इतिहास का विभाजन केवल 3 प्रकार से हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन एक अंग्रेज इतिहासकार है जेम्स मिल, इन्होंने इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। और इन्होंने कहा जो प्राचीन काल है वो हिंदू काल था, इन्होंने कहा जो मध्यकालीन इतिहास है वो मुस्लिम काल था, और इन्होंने कहा जो आधुनिक इतिहास है वो ब्रिटिश काल था। लेकिन इसे भारतीय इतिहासकारों ने नकार दिया। इसे भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि कोई भी इतिहास कभी भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। इतिहास तो कालखंड के अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है। तो ये तो रहा दोस्तों इतिहास का विभाजन। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि वेटेज किसका कितना है। एग्जाम में अगर दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं इतिहास से, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं भारत के इतिहास से, दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके 3 आएंगे और इसके 5 आएंगे। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज एग्जाम में रहता है आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगी।
इतिहास 3 प्रकार का है भारत का: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एक अंग्रेज इतिहासकार है जिनका नाम है जेम्स मिल। इन्होंने इतिहास को धर्म के आधार पर बांट दिया 3 भागों में: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इसे भारतीय इतिहासकार बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते हैं और भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास किसी भी धर्म या जाति का नहीं हो सकता। इतिहास तो कालखंड का होता है जो कि हमारे देश में प्रचलित है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे आधुनिक भारत के इतिहास की। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ेंगे, उसी को शुरू करेंगे और देखेंगे उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में भी हम लोग पढ़ेंगे उसको मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि इसका एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है, हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन से शुरुआत होती है। सबसे पहले बात आती है यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों यूरोपीय का आगमन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कौन कौन नाविक पहले आया, कैसे आया। इसे पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। और इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी का भारत। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश उपनिवेश। ब्रिटिश उपनिवेश यानी गुलामी, हम लोग कैसे गुलाम हुए। इसके बाद पढ़ेंगे भारत का विभाजन और आज़ादी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे दोस्तों, और विभाजन से लेकर आज़ादी तक हम लोग पढ़ते जाएंगे। भारत विभाजन एवं आज़ादी, भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान 2 मुल्क बने और भारत क्या हो गया आज़ाद हो गया। तो आज़ादी तक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनियां कैसे भारत में आई, कौन कौन नाविक पहले आया, कौन सी कंपनी पहले स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, ये आए तो क्यों आए, इन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई भारत आने की, क्या ये पहले भारत को नहीं जानते थे, ये सारी बातें जानेंगे। उत्तर मुगल काल में दोस्तों होता है मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे ये एकदम अयोग्य थे। अयोग्य का मतलब होता था ये आपस में ही लड़ते रहे, ये आपस में लड़ते थे, एकदम अयोग्य थे, तो इनका पतन हो रहा था। और उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। इधर 18वीं शताब्दी का जो भारत था, भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, वो आपस में लड़ते थे, उनका आपस में नहीं बनती थी, आपस में लड़ते थे। इसका फायदा उठाई कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इधर क्या कर लेंगे, हम लोगों को उपनिवेश यानी कि गुलाम बना देंगे, हम लोग इसमें गुलाम रहेंगे 150 से 200 सालों तक लगभग। फिर हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद फिर हम लोगों को आज़ादी मिलेगी। तो ये इस इतिहास में पढ़ना होगा दोस्तों हम लोगों को। सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, 18वीं शताब्दी का भारत। इसमें बहुत सारे मराठा साम्राज्य हो जाएगा, हैदराबाद, बीदर, बहुत सारे हो जाएंगे, मैसूर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, अवध हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, ये सारे साम्राज्य इसमें पढ़ने को मिलेगा। उत्तर मुगल काल में सारे उत्तराधिकारी जो होते हैं बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सारे इसमें आ जाएंगे, जितने भी मुगल काल के उत्तराधिकारी थे। और ब्रिटिश उपनिवेश में आ जाएगा किस तरह से ब्रिटिशों ने हम लोगों को बक्सर, प्लासी का युद्ध हुआ, पहले बंगाल पर कब्जा कर लिया, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उससे पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ, हम लोग 1857 की क्रांति हुई, तो बहुत सारे संघर्ष करते करते हम लोग 1947 में अंततः आज़ाद हुए। यहाँ तक का इतिहास ये हमें पढ़ना होता है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे यूरोपियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय भारत में क्यों आए, ये बात हम लोग क्लियर करेंगे। कैसे आए, इन्हें जरूरत क्या पड़ेगी, क्या इससे पहले ही भारत को नहीं जानते थे या जानते थे तो कैसे आते थे, ये बात हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय भारत क्यों आएंगे, क्या इससे पहले नहीं आते। तो दोस्तों यूरोपीय इससे पहले भी भारत आते थे, लेकिन इससे पहले जो आते थे वो स्थल मार्ग से आते थे, स्थल मार्ग से। और ये आते क्यों थे, 2 चीज़ों की जरूरत होती थी, एक तो मसाले और दूसरा होता पुनर्जन।
यानी व्यापार को बढ़ावा देना। पुनर्जागरण, क्योंकि दो चीज़ें थी, एक तो इन्हें मसाले चाहिए क्योंकि लोग मीट मांस बहुत खाते हैं, उसके लिए इन्हें मसालों की आवश्यकता होती है। ये है दोस्तों यूरोप। इसमें ये पड़ता है पुर्तगाल, यहाँ पर ये रहा पुर्तगाल। तो ये लोग दोस्तों क्या करते थे, पहले स्थल मार्ग से यहाँ से, जैसे मसाले क्या होता है दोस्तों, मसाले हमेशा होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मसाले कहाँ होते हैं, उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंध आपको ज्योग्राफिकली पता होगा, उष्णकटिबंध जो होता है वो होता है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। इस एरिया में मसाले बहुत होते हैं, जैसे भारत हो गया, लंका हो गया, यहाँ पे श्रीलंका, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया, इनमें मसाले बहुत होते हैं। तो इन्हें मसालों की आवश्यकता पहले भी पड़ती थी, ऐसा नहीं है मसाले पहले ये नहीं ले जाते थे, लेकिन मसाले पहले ये ले जाते थे बाई स्थल मार्ग, यहाँ से मसाले आते थे इनके। ये था इनका स्थल मार्ग, यहाँ से ये मसाले ले जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये मसाले उस क्षेत्रों से ले जाते थे स्थल मार्ग से। लेकिन 1457 की बात है, 1453 में सबसे पहले बात करते हैं, उस्मानियत सल्तनत। उस्मानियत ऑटोमन साम्राज्य था दोस्तों, यहाँ का एक सम्राट हुआ उस्मानियत सल्तनत। इसने दोस्तों क्या किया, तुर्की पर कब्जा कर लिया। अभी आपको दिखाते हैं तुर्की कहाँ पर है। तुर्की पर इसने कब्जा किया तो सारे स्थल मार्ग बंद हो गए। तुर्की पर इसने कब्जा किया तो सारे स्थल मार्ग क्या हो गए, बंद हो गए। तुर्की पर कब्जा कर लेने से सारे स्थल मार्ग बंद हो गए। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है तुर्की, ये रहा तुर्की। इस पर उस्मानियत सल्तनत ने कब्जा कर दिया। अभी स्थल मार्ग इसने बंद कर दिया, कहा यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जो इधर आया इसने मार धाड़ शुरू कर दी, मारता गया, गिराता गया। यहाँ से सारे अभी यूरोपीय परेशान थे। दोस्तों आपको ज्योग्राफिकली नॉलेज होगी, यहाँ पे ये पड़ता है उत्तर अमेरिका, क्या पड़ता है, उत्तरी अमेरिका। और इधर पड़ता है नीचे, ये होता है दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये दोस्तों रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, और ये इधर जो पड़ता है दोस्तों ये अपना एशिया है। और इधर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे वाला हो गया, आप लोगों को जानकारी होगी ऑस्ट्रेलिया। ज्योग्राफी का पोर्शन है, बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप यहाँ से तुर्की से स्थल मार्ग से सारे मसाले ले जाते थे, कपड़ों का व्यापार कर लेते थे। लेकिन दिक्कत ये होगी 1453 में उस्मानियत सल्तनत ने तुर्की पर कब्जा कर लिया और सभी स्थल मार्गों का कर दिया, रोक दिया कि यहाँ से मसाला कोई नहीं ले जाएगा। यहाँ से कपड़े का व्यापार बंद हो गया। अब ये लोग परेशान है, यूरोप वाले, यूरोपी परेशान हो क्योंकि उन्हें मसाले चाहिए थे। ये लोग मीट मांस बहुत खाते हैं, उसमें मसालों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अब इन्हें मसालों की जरूरत अभी भी है। अब ये करें तो करें क्या, अब इन्हें स्थल मार्ग से तो जा नहीं सकते, जल मार्ग से जाना था। लेकिन इन्हें ये रूट पता नहीं था कि भारत जल मार्ग से किधर से जाया जाए, कहाँ से जाए कि भारत, इंडोनेशिया और मालदीव, मलेशिया इसमें पहुँच जाए हम लोग। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, रोम के पोप थे, रोम के पोप। पोप का मतलब होता है दोस्तों ईसाई मिशनरी, यानी ईसाइयों के धर्म प्रचारक। इन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया। रोम के पोप ने एक आदेश जारी किया जिसका नाम था पापल बुल। इसका नाम क्या था, पापल बुल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ईसाई मिशनरी ने आदेश पत्र जारी किया था, उसका क्या नाम था। उसका नाम था दोस्तों पापल बुल। इन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया जिसका नाम था पापल बुल। और इसमें यह कहा गया कि कोई भी भारत या इंडोनेशिया के क्षेत्र के लिए जल मार्ग से जाएगा, वो रास्ता पता करके आएगा कि किधर से जाना है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों जो दिलचस्पी दिखाई वो दिखाई पुर्तगाल के लोगों ने। पुर्तगाल के लोगों ने, पुर्तगाल दोस्तों बिल्कुल समंदर के किनारे पड़ता है, पुर्तगाल व स्पेन। ये रहा दोस्तों पुर्तगाल और स्पेन, इसके बगल में लगा हुआ स्पेन है, ये पुर्तगाल है यहाँ से। तो ये लोग जाने के लिए सबसे पहले तैयार हुए और इसमें एक व्यक्ति चलता है, वो यहाँ से चलेगा पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए निकलेगा। इसका नाम है बार्थोलोमेओ डियाज। और ये यहाँ से चलेगा, लेकिन ये यहाँ से भारत नहीं पहुँचेगा, यहाँ तक आकर लौट जाएगा। दूसरा व्यक्ति चलता है दोस्तों, इसका नाम है कोलंबस। वो यहाँ से चलेगा लेकिन रास्ता भटक जाएगा और वो यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ पर इसे मिल जाएगी कौन सी, ट्यूबा हैती द्वीप, कैरिबियाई सागर में। और वो समझेगा यही इंडिया है, उसे कहेगा ये है वेस्ट इंडीज। उसके बाद में दोस्तों तीसरा जो चलता है वास्को डी गामा, वो पहुँचेगा भारत में। यहाँ पर पहुँचेगा कालीकट में, कब कब डाबू बनेगा। और यहाँ पर इसका राजा जो मिलेगा वो इसका बहुत सम्मान करेगा। ये बात दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे पुर्तगाली यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले इतनी बात को अंडरस्ट करते हैं कि पुर्तगालियों ने क्यों सोचा यहाँ आने का। इन्हें दोस्तों स्थल मार्ग से पहले से आते थे, इन्हें मसालों की जरूरत होती थी। उन्होंने जाना मतलब इन्हें व्यापार का बढ़ाना था, इन्हें व्यापार को बड़ा करना था, इनका व्यापार।
तो इन्हें व्यापार करना था और इन्हें मसाले चाहिए थे। लेकिन स्थल मार्ग में क्या हुआ, 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने क्या कर दिया, तुर्की पर कब्जा कर लिया, स्थल मार्ग को बंद कर दिया। अब ये स्थल मार्ग से तो आ नहीं सकते थे, इन्हें जल मार्ग से जाना था, लेकिन इन्हें रास्ता पता नहीं था कि रास्ता की खोज के लिए यहाँ पर एक रोम पड़ता है जैसे यूरोप में, उसके एक पोप होते हैं, पोप का मतलब होता है ईसाई मिशनरी, वो आदेश को जारी करेंगे जिसका नाम था पापल बुल। वो पापल बुल के माध्यम से एक पुर्तगाल देश है यहाँ पर जिनको समंदर से लगा हुआ ये, और इसके बगल में लगा हुआ है स्पेन। ये दोनों देश दिलचस्पी सबसे पहले दिखाएंगे, समुद्री मार्ग की खोज हम करेंगे और ये यहाँ से समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कौन चला और कब चला और भारत में कब पहुँचा और उसने भारत की खोज कैसे की, समुद्री मार्ग की खोज कैसे की। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसमें चलेगा वो चलेगा, उसका नाम होगा बार्थोलोम्यू डियाज। नंबर 1 पे दोस्तों चलता है यहाँ से सबसे पहले जो पुर्तगाली चलेगा उसका नाम होगा, यूरोपियन जो आगे इसमें सबसे पहले कौन आएगा, पुर्तगाली है। और पुर्तगाली में भी दोस्तों ये सबसे पहले निकलता है यहाँ से, उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। सबसे पहले चलता है बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज ये दोस्तों चलता है और ये चलता है कब, 1486। सबसे पहले यहाँ से चलता है बार्थोलोम्यू डियाज और ये यहाँ से चला समुद्री मार्ग के माध्यम से होते हुए भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन ये यहाँ तक आके यहीं से लौट गया, ये यहाँ तक आया और यहीं से लौट गया। इससे दोस्तों यहाँ से आगे जाए नहीं, यहाँ पे बहुत तूफान चल रहे थे भयानक, तो ये दोस्तों यहाँ तक आया और यहाँ पे एक द्वीप ऐसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। अभी समझाएंगे ये केप क्या होता है, अंतरिक बोलते हैं इसे। तो दोस्तों ये यहाँ से आया और यहाँ तक चला और यहाँ से आकर के ये वापस लौट गया, ये भारत तक नहीं पहुँचा, लेकिन इसे आशा हो गई थी। गुड माने क्या होता है दोस्तों, अच्छी, होप माने क्या होती है, आशा कि भारत पहुँच जाएंगे, लेकिन ये पहुँच ना सका। तो सबसे पहले कौन चला, बार्थोलोम्यू डियाज। दूसरे नंबर पर दोस्तों चलता है यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज के इसके जस्ट 8 साल बाद, ये तो 4 साल पहले चला था, इसे खोज नहीं पाया, भारत नहीं पहुँचा, इसके जस्ट 8 साल बाद चलता है, इसका नाम होता है कोलंबस। इसका नाम क्या होता है, कोलंबस होता है। ये भी भारत में समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला और ये आएगा 1494, जस्ट 8 साल बाद। लेकिन ये कोलंबस दोस्तों क्या करता है, ये दूसरे नंबर पे निकलता है यहाँ से, दूसरे नंबर पर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, समुद्री मार्ग से इसे जाना था, लेकिन ये करता है गलती कर बैठता है, ये यहाँ से चलता है और रास्ता भटक जाता है और यहाँ लगता है जाके। यहाँ पे दोस्तों पड़ता है वेस्ट इंडीज, यहाँ क्या पड़ता है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो इसने यहाँ भी अमेरिका का है, यहाँ पे कैरिबियन सागर, तो इसने अमेरिका की खोज करी। ये भारत तो नहीं पहुँचा, कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। तो कहा जाता है अमेरिका की खोज किसने करी, तो वो करी कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने कर दी, कोलंबस ने कर दी। तो दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज ने किसकी खोज कर दी, केप ऑफ गुड होप, आपको याद रखना, केप ऑफ गुड होप। एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, केप ऑफ गुड होप यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने करी, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। अभी इसकी आपको ट्रिक भी बताएंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। बस कोलंबस याद रखना, इसने किसकी खोज कर दी, भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया और कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया, अमेरिका की वेस्ट इंडीज। ये सोचा यही इंडिया है, तो इसे कहने लगा इंडीज इंडीज इंडीज। 8 साल तक इसी को इंडिया समझते रहे यहाँ पे लोग। इसके बाद जब ये इसके 4 साल बाद एक तीसरा यात्री जो निकलता है, उसका नाम होता है वास्को डी गामा। उसका नाम क्या होता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो होता है ये निकलता है 1998 में निकलता है, 1498 में, 1498 में यहाँ से निकला, इसके जस्ट 4 साल बाद। और ये दोस्तों यहाँ से पहुँचेगा तीसरा यात्री है, ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से होते हुए सीधा भारत में पहुँच जाएगा। और भारत में ये पहुँचेगा दोस्तों यहाँ पे कालीकट बंदरगाह है, कालीकट। और इससे होते हुए यहाँ पे एक राजा मिलेंगे कालीकट के, यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जमेरियन। इनसे मिलेगा और यहाँ से ये कपड़ा ले जाएगा, बहुत सारे मसाले ले जाएगा, जिन्हें ये अपने यहाँ बेचेगा जाकर के, तो इससे 60 गुना फायदा होगा। इन कपड़े और मसालों को यहाँ से ले जाएगा और यहाँ से गोवा बंदरगाह से, यहाँ पे पड़ता है गोवा, ये कालीकट होगा, केरल में पड़ता है। केरल के कालीकट बंदरगाह से ये पहुँचा था, कप्पक डाबू बंदरगाह का नाम था। और यहाँ से ये रुका, यहाँ पर इसका बड़ा स्वागत किया जोमेरियन शासक ने, और यहाँ से इसने मसाले लिए और कपड़े लिए, यहाँ से वापस चला जाएगा, यहाँ से होते हुए फिर ये पहुँच जाएगा वापस। और इसने खोज कर दी किसकी, भारत की। तो पूछा था भारत की खोज किसने करी, तो वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने कर दी, वास्को डी गामा। तो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था। दोस्तों सबसे पहले भारत में आने वाला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समुद्री मार्ग की खोज करनी थी, पहले पता नहीं थी। सबसे पहले जो निकलता उसका नाम क्या है, बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन ये भारत की खोज नहीं कर सका। ये कहाँ तक पहुँचा था, अफ्रीका का एक द्वीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की खोज इसने करी। जब इसने ये खोज करके वापस लौट गया, इसमें बताया जा रहा है, तो तीसरा यात्री निकलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा, और ये निकलता है 1498 में। और ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए सीधा भारत पहुँचता है, जाकर के भारत के कालीकट में पहुँचता है। यहाँ पे बंदरगाह था, इसका नाम था कप्पक डाबू। क्या नाम था, कप्पक डाबू बंदरगाह। इससे ये पहुँचता है, यहाँ पर प्रवेश करता है। यहाँ पर एक इसे गुजराती व्यापारी मिलेगा जिसका नाम था अब्दुल मजीद। वो इसकी मदद करता है, इसकी सहायता से यहाँ के राजा जमेरीन के पास पहुँचता है और उससे बहुत सारे कपड़े लेता है, मसाले लेता है, वहाँ से उससे परमिशन लेता है और वापस जाता है। 90 दिन की यात्रा करके ये यहाँ से रिटर्न जब लौटता है, दोबारा पुर्तगाल में पहुँचता है, तो इसे वहाँ पर जो कपड़े और मसाले लेकर के गया था, उसे जब इसने बेचा तो इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। अब तो यूरोप से आने वाले लोगों का तांता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना सस्ता सामान मिलता था, मसाले और कपड़े, ताकि इतना मुनाफा हो जाता था लोगों को, कोई यहाँ व्यापार करना चाहता ही नहीं। अब सब भारत की ओर भागेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये पुर्तगाली आए सबसे पहले, फिर इसके बाद में कौन कौन आएगा, धीरे धीरे डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, फिर फ्रेंच आएंगे, फिर स्पेनिश आएंगे। ये सब यहीं से निकलेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने कर दी, वास्को डी गामा ने कर दी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले बताओ पुर्तगाली कौन चला था, इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इसने कौन से मार्ग की खोज की, केप ऑफ गुड होप, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान चल रहे थे, इसे आशा अंतरिप या तूफानी अंतरिप भी कहा जाता है, अभी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज चलता है कब, 1486 में, जस्ट इसके 8 साल बाद। दूसरा यात्री चलता है जिसका नाम है कोलंबस। ये भी भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया। इसे जाना था इधर, ये कहाँ चला गया, ये इधर चला गया। और इसने यहाँ पे द्वीप देखा, यहाँ पे क्यूबा द्वीप है, अमेरिका का, यहाँ पे क्यूबा है, हैती है, और ये यहाँ भटक गया। इसने सोचा यही इंडिया है और वहीं रुक गया और इंडीज कहने लगा, जिसका नाम क्या पड़ेगा, वेस्ट इंडीज, क्योंकि पश्चिम में था। बाद में पता चला 4 साल बाद कि इंडिया नहीं है। तो एक अगला यात्री निकलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा, और ये वास्को डी गामा यहाँ से चलता है और ये कप्पक डाबू, यहाँ ये होते हुए केप ऑफ गुड होप से कप्पक डाबू एक बंदरगाह है, वहाँ पर ये पहुँचता है दोस्तों। और बंदरगाह पे वहाँ पे कालीकट के राजा से मिलता है जाकर के, जिनका नाम था चमेली। इसे अब्दुल मजीद नाम के गुजराती व्यापारी ने इस राजा के पास पहुँचाया था। यहाँ से इसने सामान दिया, बहुत सारा मसाले लिए, कपड़े लिए और वापस चला गया। अब यहाँ ये बेचेगा जाकर के, मुझे 60 गुना फायदा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब यहाँ से आने वालों का तांता लग जाएगा और धीरे धीरे ये लोग, हमारा यहाँ पे पतन हो रहा होगा, भारत में मुगल काल का पतन हो रहा होगा, 18वीं शताब्दी के जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे होंगे। तो क्या होगा इसके बाद, ये यहाँ पर हम लोग को उपनिवेश बना देंगे। ये हम लोग आगे देखेंगे, पर ये कंटेस्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन चला था यात्री, इसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यू डियाज। उसके बाद में दोस्तों कौन चला, कोलंबस। उसके बाद में कौन चला, वास्को डी गामा। अब दोस्तों इसे अगर लोकेशन से हमने दिखा दिया, पूरी बात बता दी, सबसे पहले कौन चला, उसके बाद कौन चला, उसके बाद कौन चला। फिर भी अगर आपको याद रखना है, तो ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है कि एग्जाम में क्रम लगाने को दे देता, सबसे पहले कौन चला, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, नाम क्या कहते हैं, किसी ने किसकी खोज की। तो दोस्तों ट्रिक याद रखेंगे, बाथरूम में कल गामा, बाथरूम में कल गामा, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। बाथरूम में कल गामा, बाथरूम से दोस्तों हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज, कल से दोस्तों क्या आ जाएगा, कोलंबस। में का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, गामा से दोस्तों क्या होती है, गामा, बाथरूम में कल गामा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे होप लिखा है, इसका मतलब आस और होता है, क्या होता है, आस। इसे आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आशा अंतरिक्ष। इसे क्या कहते हैं, आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज में देखो नीचे आस लिखा हुआ है, तो इससे भी याद रहेगा कि यहाँ आशा अंतरिक्ष की खोज किसने करी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। सारा कुछ उसी में छिपा हुआ है। कोलंबस का दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे हम लोग दोस्तों, कोलंबस, बाथरूम में कल गामा। कोलंबस में दोस्तों अस लगा हुआ, अस मतलब होता है यूएस, तो अमेरिका को क्या कहा जाता है, यूएस भी कहा जाता है। तो याद इससे रहेगा, कोलंबस यानी अस, यूएस। अमेरिका की खोज किसने करी, कोलंबस ने। गामा में दोस्तों देखो यहाँ पे माँ लगा हुआ है, और आप लोगों को पता होगा माता जो है ना, माँ या माता केवल एक ही देश को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भारत को। तो वास्को डी गामा यानी भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा ने करी। कोलंबस, उसमें अस लगा हुआ है यानी यूएस। कोलंबस ने किसकी खोज करी, यूएस की खोज करी। उसके बाद में बार्थोलोम्यू डियाज, आस मतलब होता है होप, यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी, बार्थोलोम्यू डियाज। डेट भी याद रखना बहुत आसान है, पहले चला था 1486 में, कौन चला था, बार्थोलोम्यू डियाज। उसके जस्ट 8 साल बाद कौन चलेगा, कोलंबस, कितने में, 1494 में। उसमें 4 साल बाद जस्ट कौन चलेगा, वास्को डी गामा, कितने में, 1498 में। तो ये दोस्तों आपको आई होप तीनों यात्री समझ में आ गए होंगे। इसमें सफल हुआ कौन, वास्को डी गामा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। अब दोस्तों आगे बात अब ये समझ लेते हैं कि केप क्या होता है, अंतरिक्ष क्या होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं।
अंतरिप या केप क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कौन कौन यात्री आएगा और किस तरह से भारत में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले ये वैसे ज्योग्राफी का पार्ट होता है कि केप या अंतरिप क्या होता है, लेकिन फिर भी हम समझाए दे रहे हैं केप क्या होता है। केप को दोस्तों हिंदी में कहते हैं अंतरिप। केप को क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये बड़ा आसान शब्दों में समझा दें। जल से तीन ओर से घिरा हुआ भारत, दो चीज़ें बनती हैं। जल अगर तीनों ओर से है किसी चीज़ के तो उससे दो चीज़ें बनती हैं। जल से तीनों ओर से अगर घिरा कोई भाग है तो उससे क्या क्या बन सकता है। एक तो बनता है प्रायद्वीप, बनता है पेनिनसुला जिसे कहते हैं, प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला, पेनिनसुला। और दूसरा जो होता है दोस्तों उसे कहते हैं अंतरिप। दो ही चीज़ें होती हैं, बस फर्क इतना होता है। अंतरिप यानी कि इसे कहते हैं केप। फर्क इतना सा होता है कि ये जो होता है बड़ा चौड़ा एरिया होता है, ये पतला सा एरिया होता है। तीनों तरफ से अगर पानी है तो इसे क्या कहा जाएगा, केप कहा जाएगा अंतरिप। और ये स्थल भाग है, और अगर यही स्थल भाग जो है चौड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तीनों तरफ से अगर पानी है तो इसे क्या कहेंगे, पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहेंगे। तो इसे कहेंगे पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो चौड़ा है तो स्थल है यानी तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। पतला है तो इतना याद रखना है, प्रायद्वीप होगा तो कैसा होगा, चौड़ा होगा। और अगर वही अगर पतला होगा तो क्या बन जाएगा, पतला अगर हुआ तो कहलाएगा क्या, अंतरिप कहलाएगा। अब ऐसे टोटल दोस्तों 3 अंतरिप हैं सभी महाद्वीपों को मिलाकर, क्योंकि एग्जाम बहुत बार पूछ जाते हैं। तो पहले तो याद ये रखना कि अंतरिप क्या होता है। जल से तीनों ओर से घिरा हुआ पतला भाग क्या होता है, अंतरिप होता है। अगर कोई भाग चौड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रायद्वीप हो जाता है। जैसे यार प्रायद्वीप है, भारतीय महाद्वीप है, ये प्रायद्वीप होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछना है कि अंतरिप क्या होता है, तो अंतरिप होता है जल से घिरा हुआ पतला भाग, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों 3 अंतरिप हैं। एक तो ये अंतरिप है यहाँ पर, इसे दोस्तों बोला जाता है हॉर्न अंतरिप। क्या बोला जाता है, हॉर्न अंतरिप। दोस्तों दूसरा ये है, इसे बोला जाता है आशा अंतरिप। अभी हमने समझाया केप आप हो गया, आशा अंतरिप। अब तीसरा भारत में यहाँ पर ये है, इसे बोला जाता है दोस्तों कुमारी अंतरिप। क्या बोला जाता है, कुमारी अंतरिप। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, ये बात भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि दुनिया में टोटल 3 अंतरिप हैं। ये ज्योग्राफिकली पार्ट है, ज्योग्राफी जब पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो भारत का अंतरिप है उसे बोला जाता है कुमारी अंतरिप, और जो अफ्रीका का अंतरिप है उसे बोला जाता है आशा अंतरिप, और जो दक्षिणी अमेरिका का अंतरिप है उसे बोलता है हॉर्न अंतरिप। तो दोस्तों याद ऐसे रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और हो कुमारी, हॉर्न हो कुमारी। तो कभी भी पूछा जाए कि हॉर्न अंतरिप कहाँ पर है, तो हॉर्न अंतरिप दोस्तों है दक्षिणी अमेरिका। बिल्कुल क्रम से चलते चले जाएंगे, हमको पश्चिम से पूरब की ओर। दक्षिणी अमेरिका में जो अंतरिप बनता है बिल्कुल लास्ट में, उसे बोला जाता है हॉर्न अंतरिप। उसके बाद में दोस्तों होप अंतरिप बोला जाता है। होप अंतरिप अगर पूछा जाएगा तो वो जस्ट है अफ्रीका। कहाँ पर है, अफ्रीका में जस्ट दक्षिणी भाग है। ये सभी महाद्वीपों के दक्षिणी भाग है। अगर दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाए तो हॉर्न अंतरिप है। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाए तो आशा अंतरिप है। एशिया का सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाए, भारत का अगर पूछा जाए तो कुमारी अंतरिप है। तो कुमारी अंतरिप कहाँ पर है दोस्तों, भारत में। एशिया में भी कहाँ पर है, भारत में। तो ट्रिक याद रखेंगे, हॉर्न होप कुमारी। ये 3 अंतरिप हैं दोस्तों, हॉर्न अंतरिप, होप अंतरिप और कुमारी अंतरिप। ये बात आपको शायद ध्यान में रहेगी ट्रिक के माध्यम से, हॉर्न होप कुमारी। हॉर्न दोस्तों कौन बजाता है, ऑटो वाला बजाता है। कब बजाता है, उससे होप होती है, कोई आशा होती है, कोई किराएदार मिल जाएगा, कोई बैटरी वाली सवारी मिल जाएगी। अब खासतौर से हॉर्न तब मारता है जब कोई कुमारी से दिख जाए, और ज़्यादा हॉर्न बजाता है। ये ट्रिक याद रहेगी, हॉर्न होप कुमारी। कितने अंतरिप हो गए, 3 अंतरिप हो गए। हॉर्न अंतरिप कहाँ पड़ता है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अफ्रीका में कौन सा पड़ता है दोस्तों, होप अंतरिप यानी कि आशा अंतरिप कहते हैं। कुमारी अंतरिप है, कुमारी अंतरिप कहाँ पड़ता है दोस्तों, भारत में पड़ता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, होप कुमारी। इनके कुछ उपनाम भी हैं, वो भी आपको देख लेने होंगे, याद रखना पड़ेगा। हॉर्न अंतरिप कहते हैं या केप हॉर्न भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में जैसे हॉर्न अंतरिप है, केप हॉर्न क्या कहते हैं, केप हॉर्न कहते हैं या हॉर्न अंतरिप। ये इसके उपनाम परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, आपको ध्यान में रखना होगा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, याद ऐसे रखना, हॉर्न होप कुमारी। इसके तो बहुत सारे नाम है अफ्रीका वाले को, केप आपको डोपा भी हमने बताया था। इसे आशा अंतरिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होप माने क्या होती है, आशा। होप माने और केप माने क्या होता है, आशा अंतरिप हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं केप, इसे उत्तम आशा अंतरिप भी कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिप, उत्तम आशा अंतरिप। इसे दोस्तों केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। इसी के ये सब उपनाम है। इसे दोस्तों ये भी कहते हैं कि तूफानी अंतरिप भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कि तूफानी अंतरिप कहाँ पर है, तो तूफानी अंतरिप कहाँ पर है,
अफ्रीका में। इसकी खोज किसने करी? ये चारों नाम इसी के हैं। और इन सब को कहाँ पढ़ते हैं? ये अफ्रीका में पढ़ते हैं। ये हमें बताया था, इसकी खोज करी बार्थोलोम्यू डियारे। भारत वाले को दोस्तों कुमारी अंतरिक्ष तो कहा ही जाता है, इसे केप कोमेरियन भी कहा जाता है। एक तो कुमारी अंतरिक्ष हो गया, कुमारी अंतरिक्ष, कुमारी अंतरिक्ष, और इसे क्या कहा जाता है? केप कोमेरियन भी कहा जाता है, केप कोमेरियन। और ये कहाँ है? भारत में। तो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा। 3 अंतरिक्ष हमने बताए, तीनों को बिल्कुल क्रम से याद रखना है। पहला अंतरिक्ष का नाम है हॉर्न अंतरिक्ष, दूसरे का नाम है आशा अंतरिक्ष, तीसरे का नाम है कुमारी अंतरिक्ष। हॉर्न अंतरिक्ष कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका। बिल्कुल क्रम से यहाँ से चलते चलेंगे। हॉर्न अंतरिक्ष, आशा अंतरिक्ष, कुमारी अंतरिक्ष। कुमारी अंतरिक्ष कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। बिल्कुल भारत का कन्याकुमारी का जो पॉइंट है, ये कन्याकुमारी से बिल्कुल लगा हुआ है। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाएगा तो वो कन्याकुमारी। और ये सभी के दक्षिणी बिंदु भी, सभी के क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु। अफ्रीका महाद्वीप का पूछा जाए तो कौन सा? केप ऑफ गुड होप। दक्षिणी अमेरिका का पूछा जाए तो ये हो जाएगा सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। और अगर दक्षिणी अमेरिका का पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा केप हॉर्न। ठीक है। अफ्रीका कौन सा हो जाएगा? तूफानी अंतरिक्ष पे आशा। तूफानी अंतरिक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि बार्थोलोम्यू डियारे जब यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पे भयानक तूफान चल रहे थे। ये तूफानों के डर की वजह से ही लौट आया और इसने इसका नाम रख दिया तूफानी अंतरिक्ष। क्या नाम रखा? तूफानी अंतरिक्ष। भारत में जो कन्याकुमारी पड़ता है उसे कुमारी अंतरिक्ष कहा जाता है या केप कोमेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कोमेरियन कहा जाता है। तो आई होप ये ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद रहेगा और लोकेशन वाइज भी आपको ध्यान में रहेगा। सबसे पहले पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में कौन सा? हॉर्न अंतरिक्ष। अफ्रीका में पड़ता है कौन सा? आशा अंतरिक्ष। और भारत के जस्ट नीचे पड़ता है कुमारी अंतरिक्ष। ये ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।